नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का न्यू लाइट नीट पे। माई सेल्फ न्यू लाइट प्रयास पे। माई सेल्फ सीपी शर्मा, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स। तो बच्चों, जैसा कि आप सबको पता है, पढ़ने का अधिकार सबको है, डॉक्टर बनने का अधिकार सबको है। तो बच्चों, इसी अधिकार का इस्तेमाल करिए और सर के सानिध्य में आसानी से डॉक्टर बनिए, बिना कम मेहनत करके आसानी से डॉक्टर बनिए बच्चों। तो पेपर डिस्कशन, बहुत सारे पेपर बच्चों न्यू लाइट कंडक्ट करा रहा है और ये सब बच्चों सर के सौजन्य से हो रहा है और सर के सानिध्य में इतनी सारी टेस्ट सीरीज़ चला पाना पॉसिबल है। इंडिया का मात्र एक बच्चों इंस्टीट्यूट है ये जो इतने सारे टेस्ट कंडक्ट कराता है, लेकिन ये सब आप लोगों और सर की बदौलत ही पॉसिबल है बच्चों। तो आप लोग बच्चों टेस्ट देते रहिए, निरंतर रिवीजन करते रहिए और डिस्कशन देखते रहिए, ठीक है। ओके बच्चों, तो RBTS 15 एटम्स एंड न्यूक्लियाई। तो बच्चों देखते क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। द रेशियो ऑफ टोटल एनर्जी इज टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोर ऑर्बिट। तो बच्चों, टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी तो आपको पता है बच्चों, दैट इज टोटल एनर्जी कैसी होती है, नेगेटिव, और काइनेटिक एनर्जी कैसी होती है बच्चों, पॉजिटिव, ठीक है। टोटल एनर्जी नेगेटिव, काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव, और मैग्नीट्यूड वाइज बच्चों दोनों बराबर। टोटल एनर्जी का मैग्नीट्यूड बराबर काइनेटिक एनर्जी का मैग्नीट्यूड, ठीक है। अब पोटेंशियल एनर्जी बच्चों डबल होती है दोनों की, ठीक है। तो काइनेटिक टोटल एनर्जी बच्चों नेगेटिव होगी, काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव, तो 1:1 आएगा, लेकिन बच्चों पहला नेगेटिव होगा। तो फर्स्ट का बच्चों सेकेंड ऑप्शन चेक करो बच्चों, फर्स्ट का सेकेंड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर सेकेंड बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट बोर थ्योरी। तो बच्चों कौन सा इनकरेक्ट है? तो अगर हम बात करें तो एनर्जी, वेलोसिटी एंड रेडियस बच्चों, तो Z²/n² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z/n एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n²/z। तो बच्चों मैंने आपको बताया भी था, आपको एवरग्रीन फॉर्मूला याद करना है, ठीक है। तो बच्चों मैच कराते हैं। रेडियस ऑफ ऑर्बिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, एंगुलर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, और वेलोसिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू n, नन ऑफ दीज। तो बच्चों गलत, तो गलत की अगर हम बात करें तो पहला ऑप्शन, ठीक है। रेडियस ऑफ ऑर्बिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n² होता है। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है बच्चों, पहला वाला, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, डायग्राम शोज द एनर्जी लेवल ऑफ इलेक्ट्रॉन सर्टेन एटम विच ट्रांजिशन शोज द प्रेजेंस ऑफ इमिशन ऑफ फोटोन विद द मोस्ट एनर्जी। तो बच्चों अगर हम बात करें तो इसमें ये तो बच्चों एब्जॉर्प्शन है, ठीक। इमिशन बच्चों 3 केस में हो रहा होगा, पहला बच्चों, दूसरा और तीसरा। तो तुम्हें पता है बच्चों दैट इज E=hc/λ, है ना। तो एनर्जी और E=hc/λ। तो पूछा है कि इमिशन ऑफ फोटोन मोस्ट एनर्जी, तो सबसे ज़्यादा एनर्जी। तो एनर्जी डिफरेंस की अगर हम बात करें तो माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और माइनस का 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, माइनस का 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, माइनस का 0.85 बच्चों। तो देखो सबसे ज़्यादा एनर्जी क्या है बच्चों, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। तो मेरे ख्याल से बच्चों तीसरा जो फोटोन निकलेगा उसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी। तो बच्चों थर्ड का थर्ड ऑप्शन, ठीक है। तो शायद इसमें बच्चों करेक्शन भी है कोई आंसर सीट में, थर्ड का फर्स्ट दे रखा है, थर्ड ऑप्शन होगा, ठीक है। व्हेन हाइड्रोजन एटम, क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों, व्हेन हाइड्रोजन एटम इमिट्स अ फोटोन फ्रॉम n=5 to n=1। ठीक, यहां से यहां ट्रांजिट होता है इलेक्ट्रॉन,
तो रिक्वायर्ड स्पीड पूछा है बच्चों। तो रिक्वायर्ड स्पीड की अगर हम फोटोन इमिट करेगा तो बच्चों ये जो एटम है कितनी वेलोसिटी से जाएगा। तो मोमेंटम कंजर्वेशन की अगर हम बात करें तो p लैम्डा इज इक्वल टू बेटा h बाई पी, वेयर p इज मोमेंटम। लेकिन हमको एनर्जी के टर्म में चाहिए तो बच्चों ऊपर नीचे c से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो पी सी इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा। तो यहाँ से अगर हम बात करेंगे तो P इज इक्वल टू आ जाएगा दैट इज E बाई सी। तो जो फोटोन रिलीज होगा उसका मोमेंटम होगा E बाई सी के बराबर। तो P बराबर क्या होगा बच्चों, M इंटू वी बराबर E बाई सी। तो डेल्टा E बाई सी एनर्जी। तो एनर्जी की अगर हम बात करें तो फर्स्ट सेल की एनर्जी बच्चों माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और फिफ्थ एनर्जी की 0.54। तो मास की बात करें तो 1.67 इंटू 10 की पावर -27 kg। ठीक है, v वेलोसिटी है। एनर्जी की अगर हम बात करें बच्चों तो आएगा 13.6 और माइनस का 0.54। ठीक है, बाई सी तो 3 इंटू 10⁻⁸। लेकिन बच्चों जो एनर्जी आएगी वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी। ठीक है, वी हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू जूल। तो हमें जूल में कन्वर्ट करना है। तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो v इज इक्वल टू 13.6 माइनस का 0.54 तो 6 आ जाएगा। यह आ जाएगा 13.06। तो यह आ जाएगा बच्चों 13.06 डिवाइड बाई 3 इंटू 10⁸ इंटू बेटा 1.67 इंटू 10 की पावर -27। ठीक है, और यहाँ पर बच्चों 1.6 इंटू 10 की पावर -19। तो ये बच्चों 19 तो 10 की पावर बच्चों ये बचेगा कितना, 19 एक 20 7 27। तो अगर हम बात करें बच्चों तो 7 19। तो यहाँ से बच्चों 10 की पावर, ये पावर सब खत्म हो गई। तो v बराबर हमारे पास में आ गया बच्चों 13.06 इंटू बेटा 1.6 डिवाइड बाई 3 और इंटू बेटा 1.67। तो 1.67 कैंसिल हो गया बच्चों। ठीक है, यहाँ पर एक जीरो लगा देते हैं। तो 160 अप्रॉक्सीमेट बच्चों। तो अगर हम बात करेंगे तो 4.35 मीटर पर सेकेंड। चेक करो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। तो 4.35 मीटर पर सेकेंड। तो थोड़ी सी कैलकुलेशन थी बच्चों इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 5, व्हेन एन हाइड्रोजन एटम एमिट्स अ फोटोन ऑफ एनर्जी। तो एक हाइड्रोजन एटम है, फोटोन इमिट करता है जिसकी एनर्जी दे रखी हुई है दैट इज 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, तो 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो जाहिर सी बात है बच्चों दैट इज माइनस का 13.6 माइनस का 3.4 माइनस का 1.51। तो अगर हम बात करें बच्चों तो 13.6 और माइनस का 1.51। तो ये बच्चों आ जाएगा दैट इज 12.1 अप्रॉक्सीमेट बच्चों 12.09। तो 12.1। तो हमें पता चल गया बच्चों ट्रांजिशन हो रहा है 3 से n बराबर 1 पे। क्या ये बात क्लियर है बच्चों? ठीक है, बीच बीच में आपका भी क्लियर, मेन बच्चों सॉल्यूशन प्रोवाइड कराना है। ठीक है, आपको चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, तो आप क्या करोगे बच्चों, तुम्हें पता है दैट इज एंगुलर मोमेंटम क्या होता है बच्चों, दैट इज NH/2π। तो NH/2π, तो ट्रांजिशन बच्चों कहाँ से हो रहा है, 3 से 1 में हो रहा है। ठीक है, तो 3
माइनस का 1 इंटू एच बाई 2 पाई। तो एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम तो रहेगा दैट इज 2h डिवाइड बाई 2 पाई। तो 2 से 2 कैंसिल बच्चों, तो आ जाएगा h बाई पाई। तो एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, दैट इज चेंज इन ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, तो h बाई पाई बच्चों। तो अब वैल्यूज रखते हैं बच्चों कुछ। तो प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू 6.6 इंटू 10 की पावर -34 और डिवाइड बाई बच्चों पाई। पाई की वैल्यू कितनी बेटा 3.14। तो ऑलमोस्ट की अगर हम बात करेंगे तो सेकेंड ऑप्शन। ठीक है बच्चों, तो एक आसान सा सवाल था ये, है ना, बस चेंज इन एंगुलर मोमेंटम निकालना था बच्चों। तो एंगुलर मोमेंटम L इज इक्वल टू बच्चों दैट इज mvr और बेटा nh बाई 2 पाई। तो आसान है बच्चों, पेपर में कुछ है ही नहीं ऐसा डिस्कस मतलब बेसिकली आपको जो ना पता हो। आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो बच्चों आयनाइजेशन एनर्जी पूछा है, तो ग्राउंड स्टेट में हाइड्रोजन एटम की एनर्जी होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आयनाइज करने का मतलब बच्चों इसको मोह माया से मुक्त कर देना। मोह माया से मुक्त करने का मतलब क्या, इतनी बच्चों प्लस में अगर एनर्जी दे दें तो इसका इलेक्ट्रॉन जो है जो न्यूक्लियस के मोह में बंधा हुआ है वो बच्चों क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ठीक है ना। तो आयनाइजेशन एनर्जी कितना होगा बेटा, इतना ही होगा टोटल एनर्जी के बराबर, लेकिन पॉजिटिव में। ठीक है, दैट इज 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बच्चों 6 का फर्स्ट ऑप्शन आयनाइजेशन एनर्जी अकॉर्डिंग टू बोर थ्योरी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 7, अकॉर्डिंग टू बोर थ्योरी द रेडियस ऑफ द इलेक्ट्रॉन in an orbit decrease by principal quantum number n atomic number z। तो बच्चों हमने सीधा फॉर्मूला आपको बताया है EVR, एनर्जी दैट इज z स्क्वायर बाई एन स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वेलोसिटी बच्चों z बाई एन, रेडियस n स्क्वायर बाई z। जो भी पूछा निकाल लो बच्चों। तो पूछा है अकॉर्डिंग टू बोर्स थ्योरी द रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो रेडियस किसके डायरेक्टली एन स्क्वायर बाई जेड बच्चों, फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, तो थोड़ा सा मतलब इजी गोइंग पेपर है, आप लोग इसको बच्चों आसानी से सॉल्व करिए और उम्मीद करता हूँ सभी का बच्चों ये पेपर अच्छा हुआ होगा। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8, इन इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम जंप फ्रॉम n बराबर, तो n इक्वल टू 3 से जंप करता है फ्रॉम n इक्वल टू 3 टू n इक्वल टू 2। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन लिमिटेड बच्चों, तो अगर हम बात करेंगे तो 1 बाई लैम्डा इज इक्वल टू r इंटू 1 बाई n1 स्क्वायर बाई इसका 1 बाई n2 स्क्वायर। तो 1 बाई लैम्डा इज इक्वल टू r 1 बाई n1, तो बच्चों हो जाएगा 1 बाई 4 माइनस का 1 बाई 9। तो एलसीएम बच्चों इसका आएगा कितना 36। तो यहाँ बच्चों 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और यहाँ बच्चों 4 से। तो 1 बाई लैम्डा इज इक्वल टू आर इंटू 5 बाई 36। तो लैम्डा इज इक्वल टू बच्चों आ जाएगा दैट इज 36 बाई 5 आर। अब अगर हम बात करें बच्चों तो v बराबर क्या होता है f लैम्डा, तो या c बराबर न्यू इंटू लैम्डा। तो अपन को चाहिए फ्रीक्वेंसी, तो न्यू इज इक्वल टू बेटा दैट इज c बाई लैम्डा। तो c है, लैम्डा कितना आएगा 36 और ये आ जाएगा बच्चों 5r। तो न्यू बराबर 5rc बाई 36। चेक करो बच्चों, कुछ नहीं था क्वेश्चन में, बहुत ही हल्का सवाल था क्वेश्चन नंबर 8।
8 का बच्चों थर्ड ऑप्शन 5 RC/36। क्वेश्चन नंबर 9 चलो देखते हैं बच्चों। तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन, तो L बराबर बच्चों क्या होता है, दैट इज mvr या बच्चों NH/2π। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R और R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बच्चों n²। तो EVR तो Z²/n², ये बच्चों Z/n और ये आ जाएगा n²/z। तो अगर हम बात करेंगे तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेटा n²। ठीक है, तो दोनों तरफ रूट ले लेंगे बच्चों, तो √R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n या n, और यहाँ से बच्चों L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बच्चों n। तो रेडियस के साथ प्रोपोर्शनलिटी की अगर हम बात करें तो L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, तो L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बच्चों √R, क्योंकि बच्चों यहाँ वेलोसिटी भी आ रहा है ना, इसी वजह से डायरेक्टली अपन नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो √R बच्चों 9 का थर्ड ऑप्शन। आसान सवाल, आसान पेपर है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 देखते रहो बच्चों। ठीक है, कई बार आप लोग कमेंट कर देते हैं कि सर आप पूरा सामने खड़े हो जाते हैं, तो थोड़ा सा व्यू एंगल बच्चों इसका ज़्यादा बनता है ना, और मेरा डायमेंशन भी थोड़ा सा ज़्यादा है, तो मैं कोशिश करता हूँ साइड पे रहूँ ताकि आपको प्रॉपर विजिबल हो। द वेवलेंथ ऑफ सीरीज लिमिटिंग ऑफ लाइमन सीरीज, तो बच्चों लाइमन सीरीज की अगर हम बात करें तो लाइमन, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट, फंड एंड हम्फ्री सीरीज। तो यहाँ पर बच्चों 1 2 3 4 5 6, तो लिमिटिंग की बात हो रही बच्चों, तो 1/λ इज इक्वल टू R इंटू 1/n1² माइनस का 1/n2²। तो बच्चों अगर हम बात करेंगे तो 1/λ इज इक्वल टू R, तो लैम्डा इज इक्वल टू बेटा 1/R, लैम्डा इज इक्वल टू 1/R। तो बच्चों 10th का थर्ड ऑप्शन चेक करो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10th का थर्ड ऑप्शन। तो पेपर डिस्कशन है बच्चों, है ना, तो बेसिक पर्पज़ है हमारा कि मैं आपको सोल्यूशन बताऊं, आप करें उसको। इसमें दम खम दिखाने की भाई बच्चों ज़रूरत तो नहीं है मेरे ख्याल से। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन इन हाइड्रोजन एमिट द फोटोन ऑफ लार्जेस्ट वेवलेंथ। तो बच्चों अब जैसा कि तुम्हें पता है वेवलेंथ, तो वेवलेंथ और एनर्जी का रिलेशन जो बच्चों होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो E इज इक्वल टू बेटा hc/λ। ठीक है, और अगर हम बात करें बच्चों माइनस का 13.6 माइनस का 3.4 माइनस का 1.51 माइनस का 0.85। ठीक है, तो अगर हम बात करें बच्चों n बराबर 2 से n बराबर 3, तो n बराबर 2 से n बराबर 3 में जो एनर्जी गैप आएगा E इज इक्वल टू hc/λ। तो बच्चों E इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, एनर्जी अगर सबसे ज़्यादा है तो लैम्डा कम होगा, और अगर बच्चों एनर्जी कम है, एनर्जी डिफरेंस, तो लैम्डा ज़्यादा होगा। ठीक है, तो बच्चा फोटोन ऑफ हाइड्रोजन, तो एनर्जी बच्चों सबसे कम चाहिए, तो 4 से 1 2 से 6, तो ये सब बड़े बड़े ट्रांजेक्शन है बच्चों, है ना। तो सबसे छोटा जो वेवलेंथ है एनर्जी लॉन्गेस्ट चाहिए, तो सबसे कम एनर्जी बच्चों कहाँ पर होगी, n बराबर 3 से n बराबर 2 में। तो 11th का बच्चों फर्स्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 12 देख लो, तो एक आसान सा सवाल है बच्चों। अ मास नंबर A इंक्रीजेस विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी रिलेटेड टू न्यूक्लियाइड डज नॉट चेंज। तो जाहिर सी बात है बच्चों,
अगर हमारा ए चेंज हो रहा तो मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स चेंज हो रहे हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बदल रहे हैं, ठीक है, और जाहिर सी बात इलेक्ट्रॉन भी बदल रहे हैं, क्योंकि ए चेंज होने का मतलब न्यूट्रॉन प्रोटॉन तो बदल ही रहे हैं, एटॉमिक नंबर भी बदल रहा होगा। तो हमें पता है बच्चों वॉल्यूम चेंज होगा, मास भी चेंज होगा, बट डेंसिटी बच्चों एटॉमिक मास पे डिपेंड नहीं करती है। थर्ड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर बच्चों 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 की अगर हम बात करें, द बाइंडिंग एनर्जी, अगर बच्चों अगर हम बात करें तो एटॉमिक नंबर 150 से बड़ा हो रहा है, तो साइज ऑफ न्यूक्लियस बच्चों इंक्रीज कर रहा है। अगर साइज ऑफ न्यूक्लियस इंक्रीज कर रहा है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन बढ़ रहा होगा, तो बच्चों न्यूक्लियस जो है वो अनस्टेबल हो रहा होगा धीरे धीरे। तो द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस इंक्रीजेज, तो बच्चों ये तो गलत बात है। बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस डिक्रीजेस एवरेज एनर्जी, एवरेज एटॉमिक नंबर बच्चों डिक्रीजेस, तो एवरेज एटॉमिक नंबर बच्चों क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। नन ऑफ दीज भी नहीं बच्चों। इफ टू न्यूक्लियर फ्यूज बिगर न्यूक्लियर एनर्जी रिलीज, तो जाहिर सी बात बच्चों सेकेंड ऑप्शन होगा। लेकिन वहां पर देखने वाली बात क्या है कि जो उसका एवरेज एटॉमिक मास है बच्चों वो इंक्रीज करेगा, है ना। बाइंडिंग एनर्जी डिक्रीज करेगी। बाइंडिंग एनर्जी का बच्चों ट्रेंड अगर हम बात करें बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स का, तो कुछ बच्चों इस तरीके से आता है, आयरन के लिए मैक्सिमम फिर डिक्रीज करता है, ठीक है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिके द एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस, तो बच्चों डिके 3 तरीके के, अल्फा, बीटा 2 तरीके के, बीटा प्लस और बीटा माइनस, गामा। तो अल्फा में बच्चों कोई एलिमेंट अगर एक्स है ना, और जेड उसका एटॉमिक नंबर, ए एटॉमिक मास है, तो बच्चों ये एक्स में अगर हम बात करें तो एक अल्फा रिलीज करेगा, तो ए -4 जेड -2 बच्चों। बीटा में केवल तुम्हारा क्या चेंज होगा, जेड। अगर बीटा प्लस है तो जेड हमारा -1 हो जाएगा, और अगर बच्चों हमारा जेड माइनस है तो +1 हो जाएगा। तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज करेगा तो बीटा माइनस दिखे में बच्चों इंक्रीज करेगा, और गामा बच्चों नो चेंज, तो अल्फा, गामा और बच्चों बीटा। तो 14 का थर्ड ऑप्शन, ठीक है। तो जेड बच्चों बीटा, बीटा बेसिकली क्या था, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो लेकिन बीटा पार्टिकल 2 तरीके के, बीटा प्लस एज वेल एज बीटा माइनस, ठीक है। आओ आ जाओ अनकेत सर, आ जाओ। द मीन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज स्टेबल न्यूक्लियस ऑफ एटम, तो बच्चों दैट इज 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 15 एक आसान सवाल था बच्चों, दिस इज मतलब फ्री फंड के नंबर थे। क्वेश्चन नंबर 16 चलो देखते हैं बच्चों क्वेश्चन। द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज मैक्सिमम फॉर आयरन बच्चों, ठीक है, 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहां से बच्चों हीलियम लिथियम से इंक्रीज करती है और मैक्सिमम बच्चों आयरन तक। तो क्वेश्चन नंबर 16 का फर्स्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 17। टू न्यूक्लियस हैविंग देयर मास आर इन रेशियो ऑफ 1:5, द रेशियो ऑफ देयर न्यूक्लियर डेंसिटीज, तो बच्चों देखने वाला है ही नहीं, 1:1। न्यूक्लियर डेंसिटी बच्चों डिपेंड नहीं करती है, ठीक है, एटॉमिक मास पे। क्वेश्चन नंबर 17 का थर्ड ऑप्शन। द एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ 2 ग्राम, तो 2 ग्राम का बच्चों एनर्जी इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं, सीधे फॉर्मूला लगा देते हैं, E = mc²। m कितना बच्चों 2 × 10 की पावर -3, और ये हो जाएगा 3 × 10 की पावर 8 का होल स्क्वायर, तो 2 × 10 की पावर -3, और ये हो जाएगा 9 × 10 की पावर 16, ठीक है। तो 9 × तो ये रहेगा 18 × 10 की पावर 13, जो हो जाएगा 1.8 × 10 की पावर 14 बच्चों, फोर्थ ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 18 का फोर्थ ऑप्शन।
क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द न्यूक्लियर फोर्स। तो बच्चों न्यूक्लियर फोर्स ओबे इनवर्स स्क्वायर रिलेशन, नहीं बच्चों, बिल्कुल नहीं फॉलो करते हैं। दे आर शॉर्ट रेंज फोर्स, बिल्कुल सही बात है बच्चों, दे आर शॉर्ट रेंज फोर्स। दे आर लॉन्ग रेंज फोर्स, नहीं बच्चों, नन ऑफ दिस नहीं बच्चों, ठीक है। तो न्यूक्लियर फोर्स बच्चों 2 से 3 फर्मी लेवल के बीच में काम करते हैं और दे आर ऑलवेज इन अट्रैक्टिव नेचर। न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में लगते हैं, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में लगते हैं, न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में भी लगते हैं, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर वर्क करते हैं, शॉर्ट रेंज है, अगर रेंज कम करोगे तब भी रिपल्सिव, रेंज ज़्यादा करोगे, डिस्टेंस ज़्यादा करोगे, इंटर न्यूक्लियोनिक पार्टिकल्स की अगर डिस्टेंस ज़्यादा करोगे तब भी रिपल्सिव, कम करोगे तब भी रिपल्सिव, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज -3.4, द काइनेटिक एनर्जी। तो बच्चों टोटल एनर्जी है माइनस का 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो काइनेटिक एनर्जी बच्चों टोटल एनर्जी के बराबर होती पॉजिटिव में होगी, तो कितना होगा 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का फर्स्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 21, अल्फा पार्टिकल इज अ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। तो बच्चों अल्फा क्या होता है, बेसिकली न्यूक्लियस ऑफ हीलियम, He+2, केवल न्यूक्लियस ऑफ हीलियम। अल्फा पार्टिकल इज आइडेंटिकल टू द न्यूक्लियस ऑफ हीलियम बच्चों, बिल्कुल सही है ना। तो स्टेटमेंट 1 बोथ आर करेक्ट बच्चों। तो अल्फा पार्टिकल स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, स्टेटमेंट बोथ आर करेक्ट बच्चों। तो थर्ड ऑप्शन 21 का थर्ड ऑप्शन बच्चों, ठीक है, दोनों स्टेटमेंट सही हैं, ठीक है। 22 बच्चों। तो 22 की अगर हम बात करें, द करेक्ट कर्व शोइंग द बाइंडिंग एनर्जी बच्चों, ये तो सभी को पता होगा बच्चों, सी ऑप्शन, ठीक है। सी में अगर हम बात करें तो बच्चों सेकंड, तो 22 का बच्चों सेकंड ऑप्शन। एक आसान पेपर था बच्चों, मेरे ख्याल से सारे कॉन्सेप्ट धीरे से रिवाइज हो गए होंगे और यही पर्पज़ है बच्चों। और मोर ओवर बच्चों नीट का पेपर भी इसी के आसपास कहीं ना कहीं लगेगा, ठीक है। ओके, थैंक यू। और एटम न्यूक्लियाई का पेपर बच्चों संपूर्ण हुआ है ना, ठीक है। जो भी त्रुटियां थी मैंने उनको करेक्ट करने की कोशिश करी है, ठीक है बच्चों। ओके, नमस्ते, थैंक यू बच्चों, लव यू ऑल। जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 22 तक आपको सीपी सर ने कराया, बहुत ही एनर्जेटिक, बहुत ही डायनेमिक, और सबसे खास बात उनका एक्सपीरियंस है, बहुत ही एक्सपीरियंस टीचर हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इज स्मॉलर दैट द वॉल्यूम ऑफ एटम बाई अ फैक्टर ऑफ। देखिए अगर हम बात करेंगे वॉल्यूम ऑफ एटम की, वॉल्यूम ऑफ एटम अपॉन वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, दोनों की बात कर लेते हैं हम। इसको थोड़ा सा कैलकुलेटिव मेथड से देख लेते हैं। ये हो जाएगा 4/3 पाई, क्योंकि हमें पता है कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जो होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जो होता है वो 4/3 पाई r क्यूब होता है। अब जब बात एटम की होगी तो एटम की जो साइज होती है वो 10 की पावर -10 होती है। ये रेडियस की बात हो रही है कि पावर 3 अपान 4/3 पाई 10 की पावर -15 का क्यूब। 4/3 पाई को 4/3 पाई से कैंसल आउट कर देंगे तो हमारे पास जो बचेगा वो बचेगा 10 की पावर -30 अपान 10 की पावर -45। ये हो जाएगा 10 की पावर 45 -13 यानी 10 पावर 15। तो वॉल्यूम ऑफ एटम अगर अपने को लिखना हुआ तो वॉल्यूम ऑफ एटम दैट इज इक्वल टू 10 पावर 15 इंटू वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। कितना प्यारा सा क्वेश्चन है और बहुत इजी क्वेश्चन है। जैसा कि आपको पता है मॉडर्न फिजिक्स में कभी भी कोई खास अच्छा क्वेश्चन नहीं आता, जो भी क्वेश्चन आते हैं वो बहुत सिंपल होते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। इसका ऑप्शन कौन सा सही है मेरे प्यारे बच्चों? फोर्थ। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। इन द रिएक्शन 1s2 + 1s3 हीलियम बना रहा। इफ बाइंडिंग एनर्जी ऑफ
आर रेस्पेक्टिवली एनर्जी रिलीज्ड इन दिस प्रोसेस। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। अब देखिए, आपको पता है ड्यूरिंग फिजन, फ्यूजन नहीं, ड्यूरिंग फिजन, सॉरी, हाँ, ये इक्वेशन देखो, दो छोटे छोटे मिलके एक बड़ा बना रहे हैं, तो ये कौन सा प्रोसेस है? फ्यूजन। तो ड्यूरिंग फ्यूजन ये प्रोसेस कौन सा है? फ्यूजन है। तो फ्यूजन के दौरान हमें पता है कि बाइंडिंग एनर्जी ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई is always greater than total energy of parent nuclei। ऐसा हम कुछ लिख सकते हैं आराम से। अब हमें पता है कि अब एनर्जी जो रिलीज्ड होगी, एनर्जी जो क्या होगी? रिलीज्ड होगी। अब एनर्जी रिलीज जो होगी, अगर हम ध्यान से देखें तो इसका आपको दे रखा है, चलिए बात कर लेते हैं 1 by 1 की। इसका आपको दे रखा है पहले का x, दूसरे का y और तीसरे का z। तो अपने पास अब हमें लिखना होगा वो जो क्या लिखेंगे, z माइनस एक्स प्लस वाई। अब ब्रैकेट थोड़ा सा ओपन कर देते हैं, z माइनस एक्स माइनस वाई। बहुत प्यारा आंसर 4th हो गया। अब यहां भी हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। इन गिवन रिएक्शन रेडियोएक्टिव रेडिएशन आर इमिटेड इन द सीक्वेंस, कि किस सीक्वेंस में ये इमिशन हो रहा है। देखिए, पहले अगर हम ध्यान से देखें तो पहली बार में देखिए, पहली चीज ये देखिए कि ना इसका एटॉमिक नंबर चेंज हुआ, ना ही मास नंबर। नो चेंज इन मास नंबर और एटॉमिक नंबर। ना ही मास नंबर में चेंज हुआ, ना ही एटॉमिक नंबर में। अब आगे आपको जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है बीटा डीके में एटॉमिक 1 यूनिट बढ़ जाएगा, लेकिन मास नंबर क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो अब कोई चेंज ही नहीं हो रहा है, यानी ना बीटा तो हो ही नहीं सकता पहला। और जब अल्फा की बात करेंगे, अल्फा डीके में एटॉमिक नंबर 2 से घटता है और मास नंबर जो होता है वो 4 से घटता है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो यहाँ पे बच कौन सा ऑप्शन रहा है? तीसरा। अच्छा, इसको डायरेक्ट आप ऑप्शन एलिमिनेशन से कर सकते थे, या आप लिख सकते हो कि अगर बीटा डीके है या अल्फा डीके है तो वहां आपको दिखाना पड़ेगा। तो ये कोई चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब कौन सा? गामा। बहुत प्यारा क्वेश्चन, और कोई भी टाइम आपका इसमें किल होने वाला नहीं था। अच्छा, देख लीजिए, इसके बाद ना यहां पे क्या हो रहा है कि ये 4 से घट रहा है और 2 से। तो हमें पता है कि ये 4 से -4 हो रहा है, और यहां पे कितना हो रहा है? -2। इसका मतलब किसका एमिशन हो रहा है? अल्फा एमिशन। अल्फा एमिशन। इसके बाद अगला बात करते हैं, ठीक है, वही सेम रह रहा है और ये 1 से घट रहा है, यानी ये कौन सा एमिशन हो जाएगा? बीटा एमिशन। अब बीटा में मत परेशान होना, आप डायरेक्ट कर सकते थे, इसमें कोई खास कैलकुलेशन नहीं था। Which conclusion was derived from Rutherford अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट? देखिए, उसमें आपको सीधा पता है कि न्यूक्लियस आर एम्बेडेड इन ए पॉजिटिव स्फीयर, ये आपको पहले से पता था। मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एन एटम इज एम्प्टी। रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट के द्वारा जो 1911 में परफॉर्म किया गया था अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, उसमें आपने यही डिटरमाइन किया था। आगे देखते हैं। Rutherford experiment, if the kinetic energy of an incoming alpha particle is doubled and the charge on the nucleus is also double, how will the distance of the closest approach r minimum will be affected? अब देखिए, ये
क्वेश्चन अगर हम ध्यान से देखें तो बड़ा प्यारा क्वेश्चन हो जाता है। अपने को आर क्लोजेस्ट अप्रोच चाहिए, आर अपने को लिखना है क्लोजेस्ट अप्रोच का। अच्छा देखिए, क्लोजेस्ट अप्रोच पे, एट क्लोजेस्ट अप्रोच, क्लोजेस्ट अप्रोच पे अगर अपने को लिखना हुआ तो अपने को पता है कि काइनेटिक एनर्जी बराबर किसके हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी के। अच्छा ठीक है, चलिए छोड़िए। अब यहां पे अगर अपने को लिखना भी हुआ तो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं कि आर मिनिमम यहां पे हम लोगों को लिखना हुआ तो आर मिनिमम अगर अपने को लिखना हुआ तो हम लोग यहां पे डायरेक्ट लिख सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में, वो भी चलेगा 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट, 4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई के। अब थोड़ा सा जो ध्यान देने वाली चीज है वो ये है कि आप कह रहे हो कि चार्ज डबल कर रहे हैं किसी एक का, भाई न्यूक्लियस का मतलब इनटू 2, उसके बाद कर रहा है कि काइनेटिक एनर्जी भी हम डबल कर रहे हैं इनटू 2, ये दोनों ही एक दूसरे से कैंसल आउट होगा तो कोई इफेक्ट नहीं। अब देखिए वही आर मिनिमम जो पहले था वही बाद में रह गया, इनटू 2 का मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ा, तो यहां से हम बोल सकते हैं इट रिमेन्स अनचेंज, इट रिमेन्स अनचेंज। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। इस तरीके से मेरे प्यारे बच्चों कौन सा ऑप्शन हो गया, पहला। 27 का क्या हो गया, 1। आगे बढ़ते हैं। What observation in Rutherford experiment suggests the presence of a dense positively charged nucleus? क्योंकि हमें पता था कि जब, ठीक है, न्यूक्लियस जहां पे था, अल्फा पार्टिकल जब हम बम्बार्डिंग करा रहे थे तो अल्फा पार्टिकल पे भी कैसा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। एक्चुअली वो न्यूक्लियस होता है हीलियम का, और दूसरी तरफ न्यूक्लियस पे भी कैसा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। तो वहां पे वो जाते थे और रिपल्सन होता था, उसके पास से गुजरते थे तो उसमें बहुत ज्यादा क्या होता था, डिफ्लेक्शन होता था। तो जो स्मॉल फ्रैक्शन अल्फा पार्ट, देखिए ज्यादातर हिस्सा 99.9% हिस्से से तो डायरेक्ट निकल जाता था, कोई दिक्कत नहीं होती थी। दिक्कत कहां पे होती थी, जहां पे न्यूक्लियस होता था या जहां तक उस न्यूक्लियस का फील्ड अफेक्ट कर सकता था वहीं तक दिक्कत होती थी। तो स्मॉल फ्रैक्शन अल्फा पार्टिकल का वो डिफ्लेक्ट हो जाता था लार्ज एंगल पे, तो इस तरीके से दूसरा ऑप्शन सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। When a hydrogen atom is raised from ground state to excited state, अब अगर हम ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में उसको लेके जाते हैं तो सीधी बात है कि वहां पे वो हाइट पे जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी, और वेलोसिटी घटती है जिसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो कौन सा ऑप्शन होगा, 4th ऑप्शन। टू एक्सप्लेन हिज थ्योरी बोहर्स यूज, अब देखिए कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का यूज नहीं किया था, उन्होंने यूज किया था mvr इक्वल टू nh/2π, जहां पे n इक्वल टू 1 2 3 ऐसे कुछ था, इसी का तो यूज किया गया था। तो बाई एंगुलर मोमेंटम को किसके बराबर दिखाया गया है, ठीक है, nh/2π। कहीं ना कहीं ये बेस्ड है किस पे, क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम में। क्वांटाइजेशन आपको पूरे फिजिक्स में 3 जगह मिलती है, वो तीनों कहाँ मिलती है, क्लास 12th में। तो उसमें एक आपको कहाँ मिलता है, वो एंगुलर मोमेंटम में, वो भी कहाँ, बोहर्स मॉडल में। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन द फॉलोइंग एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द ट्रांजिशन फ्रॉम n इक्वल टू 2 to n इक्वल टू 1 द स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ मैक्सिमम वेवलेंथ विल बी प्रोड्यूस्ड बाय। अब ये ध्यान से देखें हम लोग तो बड़ा क्वेश्चन अच्छा है। फॉर मिनिमम वेवलेंथ, फॉर मिनिमम वेवलेंथ, मिनिमम वेवलेंथ, अगर हमें वेवलेंथ क्या चाहिए, मिनिमम, अगर हमें वेवलेंथ मिनिमम चाहिए तो वेवलेंथ मिनिमम चाहिए, इसका मतलब z क्या होना चाहिए, मैक्सिमम, z शुड बी मैक्सिमम। सर ये कहां से आपने लिख दिया, तो सर एक फार्मूला बचपन में हम लोगों ने पढ़ा था, जब हम लोग छोटे बच्चे थे तो वहां पे पढ़ा था 1/λ इक्वल टू
आर जेड स्क्वायर 1/n स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर। हो सकता है एन इनिशियल एन फाइनल के रूप में आपने पढ़ा, उससे कोई दिक्कत नहीं अपने को। अब देखिए जेड मैक्सिमम किसके लिए है, इन सारे केसेज में देखें तो अब इतनी तो आपको केमिस्ट्री पता है, इस नाते अब मैं सबका हाइड्रोजन ड्यूट्रियम हीलियम इन सबका ये बेसिक है तो लिख दे रहा हूं डायरेक्ट, ठीक है। जेड इज मैक्सिमम फॉर डाईआयनाइज्ड लिथियम। जेड सबसे ज्यादा किसके लिए होगा, डाईआयनाइज्ड लिथियम के लिए, चौथा ऑप्शन। तो मेरे प्यारे बच्चों लगता है मुझे कि यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। फर्स्ट बोहर रेडियस ऑफ एन एटम विद जेड इक्वल टू 82 इक्वल टू आर रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट। अब देखिए इसमें ना कोई नया लॉजिक आप लोग मत लगाइएगा कभी भी, हो सकता है कि कुछ लोग फार्मूले से कैलकुलेट करें, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों अगर 1 मिनट का टाइम मिल रहा है तो हमें अपने टाइम को भी बचाना है वहां पे, तो इसलिए हम लोग डायरेक्टली लिख देंगे कि सर आर डैश इक्वल टू एन स्क्वायर आर। सर ये रेजिस्टेंस वाला सिस्टम नहीं है, क्योंकि कुछ लोग हो सकता है कि रेजिस्टेंस वाले सिस्टम से ही सोच के चले, क्योंकि हमें पता है कि आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, एन स्क्वायर के, और एन की वैल्यू अपने लिए कितनी है, 3 है, तो चलने दीजिए सर। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 का स्क्वायर आर, यहाँ से हो जाएगा 9r। क्या गजब का क्वेश्चन था सर, 9r। 32 का आंसर 1। आगे बढ़ते हैं। If R1 and R2 are the radius of atomic nuclei of mass number, then the ratio। अच्छा देखिए हमें पता है कि R इक्वल टू आर नॉट ए की पावर 1/3 होता है, जहां पे आर नॉट आपका क्या है, इंपेरिकल कांस्टेंट। क्या है, इंपेरिकल कांस्टेंट है, और इसकी वैल्यू फिक्स होती है 1.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर, या इसी को 1.2 फेम्टोमीटर या फर्मी कहते हैं। सर इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी सर, हमने बचपन में पढ़ा था आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए की पावर 1/3। सर अपने को वही लिखना है, R1/R2 चाहिए तो सर मैं डायरेक्ट लिख दूंगा A1/A2 की पावर 1/3, ऐसा कुछ लिखेंगे। A1 की जगह मेरे प्यारे बच्चों अगर हम लिखना चाहेंगे तो 64/125 लिख सकते हैं। इसे लिखना हुआ तो ऐसे लिख सकते हैं, 64 को लिख सकते हैं 4/5 की पावर 3 इंटू 1/3। ये कैंसल होगा तो यहां से R1/R2 की जो वैल्यू है मेरे प्यारे बच्चों वो आ जाएगी 4/5। तो इस तरीके से थोड़ा सा मैं इनविजुअल हो गया हूं, लेकिन मुझे पता है कि आपको दिखाई दे रहा है, आंसर दिखाई दे रहा है, और वो आपको पता है कि कौन सा ऑप्शन होगा, 4th ऑप्शन। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, इसमें कुछ नया नहीं करना था। और ये जो रिलेशन भी हम लोग निकालते हैं वो हमें पता है कि वॉल्यूम जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, मास नंबर के। ये रिलेशन भी हम लोग जो निकालते हैं उसमें हमें पता होता है वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास नंबर, यहीं से हम लोग रिलेशन निकालते हैं। वॉल्यूम हमें पता है कितना होता है, 4/3πr3, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। यहाँ से ये गायब होगा तो R3 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। ये फाइनल रिजल्ट हमें दे देता है R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए की पावर 1/3। इसी रिलेशन को मेरे प्यारे बच्चों यूज किया गया है। चलिए बच्चे फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग इस क्वेश्चन के बाद। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग बोहर्स मॉडल इज नॉट वैलिड। हमें पता है बोहर्स मॉडल is valid only for isoelectronic single electron species। ये सिर्फ किसके लिए वैलिड है, सिंगल आइसोइलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए। मतलब उसमें एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। हाइड्रोजन एटम में सर एक इलेक्ट्रॉन है,
एक है सर। He+ में भी 2 रहता है, एक निकल रहा है, तो कितना होगा? 1 ही होगा। यहाँ पे भी कितना होगा? 1 ही होगा। लेकिन जब सिंगली आयनाइज्ड नियॉन एटम की बात करते हैं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 9। अच्छा, मोर देन 1 से प्रॉब्लम ये होती है कि अगर, ठीक है, एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे तो इसका मतलब जो होगा फोर्स इलेक्ट्रॉन के इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन की वजह से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा? रिपल्सन होगा। उस फोर्स को बोहर्स मॉडल में कंसीडर नहीं किया जाता, इसीलिए हमेशा ये सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए वैलिड होता है। ऐसा नहीं होता कि हम कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। बिकॉज, चौथा ऑप्शन होगा, रीजन भी मैं लिख दे रहा हूं, बिकॉज बोहर्स मॉडल डज नॉट कंसीडर, बोहर्स मॉडल जो होता है वो कंसीडर नहीं करता, डज नॉट कंसीडर फोर्स ड्यू टू इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन, ड्यू टू इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन। अच्छा, ये आपको क्लियर हो गया होगा, या जो सिस्टम में अट्रैक्शन हो रहा है, रिपल्सन हो रहा है, उसको वो कंसीडर नहीं करता, क्योंकि अट्रैक्शन भी होगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ रिपल्सन होगा भाई। आप बात एटम की कर रहे हो तो उसके अंदर प्रोटॉन होगा, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में क्या होता है? रिपल्सन होता है। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा? रिपल्सन होगा। ठीक है, तो वही बात है यहाँ पे। व्हेन हाइड्रोजन एटम इज इन फर्स्ट एक्साइटेड लेवल, कि जब ये फर्स्ट एक्साइटेड लेवल में है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, कि जब वो फर्स्ट एक्साइटेड लेवल में होगा तब क्या होगा? फर्स्ट एक्साइटेड लेवल का मतलब n = 2। अब r डैश आपको पता करना है, तो ये कितना हो जाएगा? n² r, यहाँ से हो जाएगा 2² r, यहाँ से हो जाएगा 4r, यानी कितना हो गया? 4 टाइम्स। 4 टाइम्स कौन सा ऑप्शन होगा? दूसरा। 35 का कौन सा हो गया? दूसरा, 4 टाइम्स। 36 पे आते हैं। द स्टेबल न्यूक्लियाइड दैट हैज 1/3 रेडियस ऑफ X189 न्यूक्लियस इज। अब देखिए, अगर R2 अपने को लिखना भी हुआ तो हमें पता है कि R2 जो है वो अब यहां पे अपने को लिखना भी हुआ तो यहां पे हमें क्लियर है कि R1 = क्या होगा? R2/3 होगा। तो यहां से हम लोग लिखना चाहेंगे तो R2/3 × R2 दैट = आ जाएगा, ठीक है, y/ अलग से मान लेते हैं, y/189। अब देखिए, R2 से R2 कैंसिल हो गया, इधर बचा की पावर 3, तो ये 1/3 दैट = y/189 की पावर, इधर 1/3 होगा, 1/3 इधर लाएंगे तो क्यूब हो जाएगा। तो इधर हम लिख सकते हैं 1/27 दैट = y/189, ये कैंसल होगा, यहाँ पे आ जाएगा 7, तो 1 = y/7, तो यहाँ से y की वैल्यू आ गई 7, यानी कौन सा? लिथियम। 7 यही मिल रहा है आपको, सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन में, बाकी कहीं मिल नहीं रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। मास ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन आर 0.0087 mu एंड 1.0073 mu। मास ऑफ न्यूट्रॉन जो होता है वो हमेशा किससे ज्यादा होता है? प्रोटॉन से। मास ऑफ न्यूट्रॉन ये ग्रेटर होता है किससे? मास ऑफ प्रोटॉन से। ये बहुत फंडामेंटल चीज है। एक न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन कंबाइन टू फॉर्म अ हीलियम न्यूक्लियस अल्फा पार्टिकल ऑफ मास। अब देखिए, सारे मास हम लोगों को सामने दिए गए हैं तो हम लोग डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। अब सबसे पहले हम लोग बाइंडिंग एनर्जी निकालते हैं, तो बाइंडिंग एनर्जी का फार्मूला यूज करेंगे। पहले यूज होगा Z। अब यहां पे सीधा सीधा यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी।
प्रोटॉन है और 2, हाँ, जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड एम एन, ये देखिए प्लस की साइन है, ये मास है किसका, प्रोटॉन का, ये मास है किसका, न्यूट्रॉन का, यानी मास अभी न्यूक्लियंस का लिए है, माइनस हम, ठीक है, माइनस हम लोग क्या लिखेंगे, मास एटम का, उसके बाद c²। अब सिर्फ वैल्यू रखनी बाकी है, वैल्यू रख देते हैं जेड एम पी का, तो ये हो जाएगा 2 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन कितना है 1.0073 प्लस 2 इंटू अगले का रखेंगे तो मास ऑफ न्यूट्रॉन ये कितना है 1.0087 माइनस 4.0015 c² है। c² को अगर हमें डायरेक्ट लिखना हुआ तो हम क्या लिख देंगे 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब डायरेक्ट कैलकुलेट करेंगे, इसका कैलकुलेशन अगर करेंगे हम प्यारे बच्चों तो कैलकुलेशन आप लोग कर लोगे, वैसे ये वैल्यू आएगी 0.0305, ये वैल्यू आएगी, बार बार ये कैलकुलेशन करते करते आपको याद हो जाता है 931, यहाँ से ये आ जाएगा 28.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, पहला ऑप्शन होगा मेरे प्यारे बच्चों। वैसे कैलकुलेशन अगर आप चाहो तो इसका कर सकते हो, बहुत टफ नहीं है। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ ड्यूटेरियम एंड हीलियम एटम इज 1.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इफ 2 ड्यूटेरियम न्यूक्लियाई फ्यूज टू फॉर्म हीलियम एटम द एनर्जी रिलीज्ड। अब देखिए बड़ा प्यारा क्वेश्चन है और हम लोग थोड़ा सा सिस्टमेटिकली करते हैं इस क्वेश्चन को। पहले ड्यूटेरियम और हीलियम एटम की बात हो रही है, तो ड्यूटेरियम पहले ले लेते हैं 1H2 प्लस 1H2, ये बना क्या रहा है आपका हीलियम प्लस, कुछ यही बनाया जा रहा है। तो अब देखिए बाइंडिंग एनर्जी अगर हम देखना चाहें, बाइंडिंग एनर्जी ड्यूटेरियम की देखते हैं। ड्यूटेरियम के साथ एक और बाइंडिंग एनर्जी आपको निकालनी पड़ेगी हीलियम की, बाइंडिंग एनर्जी हीलियम की। ड्यूटेरियम को भी अपने को निकालनी है और किसकी निकालनी है, हीलियम की भी निकालनी है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 4 इंटू 1.1, 4 इंटू 1.1, क्योंकि 2 2 4 हो जाएगा, और इधर भी अपना 4 ही है तो 4 इंटू 7.0। अच्छा, इसको कैलकुलेट भी करना पड़ेगा, तो जो एनर्जी रिलीज एनर्जी होगी, अब हम लोग रिलीज एनर्जी की बात करेंगे तो चलिए ये हो जाएगा 4.4 और ये हो जाएगा 28। तो यहाँ से हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो 28 माइनस 4.4, ये आ जाएगा आपका 4.4 23.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कौन सा ऑप्शन हो गया, दूसरा। इन द फॉलोइंग रिएक्शन द वैल्यू ऑफ H। अब देखिए कुछ मत करिएगा, अगर ऐसा क्वेश्चन मिलेगा तो सिंपल प्रोसीजर यूज कर दीजिएगा। यहाँ पे देखिए 14 प्लस 4 इक्वल टू आ जाएगा, मान लीजिए अपने ही मन से मान लेते हैं A प्लस 1। तो यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा A इक्वल टू 17। नीचे का भी कंजर्व करा दीजिए, 7 प्लस 2 दैट इक्वल टू B प्लस 1। तो ये हो जाएगा 8 इक्वल टू B, यानी x ऊपर की तरफ 17, नीचे की तरफ 8। तो ये दो ऑप्शन खत्म पहले ही, और अगर 8 है तो सीधा मतलब ये क्या होगा, ऑक्सीजन होगा। तो फिर यहाँ आप हम लोग आसानी से क्या लिख सकते हैं, ऑक्सीजन 78। कौन सा ऑप्शन, दूसरा। देखिए नाइट्रोजन मत मार दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ये गलती नहीं होनी चाहिए आपसे। विच ऑफ द कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, न्यूक्लियर फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द चार्ज ऑफ न्यूक्लियस। जी हाँ,
जैसे फोर्स की हम लोग डेफिनेशन पढ़ते हैं तो फोर्स का डिफिनेशन बताई जाती है पुल और पुश। ऐसा नहीं हम बार बार बोलेंगे, हम ये बोलेंगे कि सर फोर्स इज टाइप ऑफ इंटरएक्शन इन विच बोथ बॉडी पार्टिसिपेट इक्वली, जिसमें बॉडी का पार्टिसिपेशन क्या होगा, इक्वल होगा। तो न्यूक्लियर फोर्स इंडिपेंडेंट होता है चार्ज ऑफ न्यूक्लियस के, यानी जो फोर्स एफ न्यूक्लियर की बात हो रही है ये सेम होता है किसके लिए, प्रोटॉन प्रोटॉन के लिए, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के लिए, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के लिए। यानी पहला स्टेटमेंट सही है, ट्रू है, पहला स्टेटमेंट ट्रू है। दूसरा देखते हैं, नंबर ऑफ न्यूक्लियन इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नहीं सर, नंबर ऑफ न्यूक्लियन जो होता है एटम का, जो नंबर ऑफ न्यूक्लियंस हमें पता है कि नंबर ऑफ न्यूक्लियंस जो होता है, नंबर ऑफ न्यूक्लियंस जो होता है वो मेरे प्यारे बच्चों बराबर होता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन के। तो इस तरीके से दूसरा स्टेटमेंट गलत है, फॉल्स है। तो ऐसा ऑप्शन देखते हैं कि पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा गलत है। तो इस तरीके से 40 का आंसर हो जाएगा तीसरा। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। हाइड्रोजन एटम आर एक्साइटेड फ्रॉम ग्राउंड स्टेट ऑफ द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4, द नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन ऑब्जर्व। बहुत प्यारा क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। अब यहाँ पे एक फार्मूला मैं लिख रहा हूँ, उसको आप अपने जीते जी कभी नहीं भूलेंगे, मतलब याद करना पड़ेगा आपको, वरना आप कैलकुलेट भी कर सकते हो मैनुअल मेथड से, लेकिन वो बहुत लंबा जाएगा और हम लोगों को पता है कि नीट में हमें अपना टाइम सेव करना है। तो n इक्वल टू n माइनस 1/2। सिंपल सा फार्मूला यही है। अब सर n क्या होता है, सर n होता है टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, स्पेक्ट्रल लाइंस। सर स्मॉल n क्या है फिर यहाँ पे, स्मॉल n जो है वो आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। अब सिर्फ वैल्यू रखने का खेल है और वैल्यू रख भी दी जाएगी आराम से। ये हो जाएगा 4 माइनस 1/2, ये आ जाएगा 4 इंटू 3/2, यानी कितना आ गया 6। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक वन बॉन्ड इन डीएनए इज 10⁻⁻20 जूल। वैसे मेरे प्यारे बच्चों मैं याद दिला दूं कि ये क्वेश्चन अगर आपको ध्यान होगा तो ये आपकी एनसीईआरटी का पीवाईक्यू का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में भी मेंशन है। तो इस नाते बहुत आसानी से हम लोग लिख सकते हैं। और हमें पता है कि 1 जूल जो होता है वो बराबर होता है 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। या इसी को हम डायरेक्ट 1/1.65 इसे 6.25 इंटू 10⁻28 भी लिख सकते हैं हम लोग डायरेक्ट। 6 इसे ये लगभग हो जाएगा 6.25 इंटू 10⁻18। ऐसा भी हम लोग लिखते हैं, चलिए उसकी ज़रूरत नहीं है अभी। हम लोगों को E लिखना है तो E इक्वल टू कितना हो जाएगा 10⁻⁻20 अपान 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब अगर हम इसको लिखना भी चाहेंगे तो ये 6.25 ये आ जाएगा 6.2। देखिए अभी हमें पता है ये 10⁻⁻20 है इंटू 6.25 इंटू 10⁻18 लिखेंगे। यहाँ से आ जाएगा 6.25 इंटू 10⁻⁻2। यहाँ से ये वैल्यू आ जाएगी 0.0625 इन 5, या लगभग ये वैल्यू आ जाएगी 0.06। तो इस तरीके से 42 का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तीसरा। इफ द न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन टू प्रोटॉन्स, टू न्यूट्रॉन एंड बिटवीन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इज डिनोटेड बाय FPP, FNN एंड FTN, देन यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, फर्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, सोलर एनर्जी ड्यू टू न्यूक्लियर फ्यूजन। जी हाँ,
सोलर एनर्जी हमें जो मिलती है वो न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से मिलती है। फ्यूजन का मतलब होता है टूटना, फ्यूजन का मतलब होता है जुड़ना। तो ठीक है, फ्यूजन रिएक्शन टेक्स प्लेस एट हाई टेम्परेचर, जी हाँ, इसीलिए सन का टेम्परेचर क्या रहता है, हाई। प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल इज एन एग्जांपल ऑफ न्यूक्लियर फिजन, नहीं सर, ये एग्जांपल है न्यूक्लियर फ्यूजन का। ये पूछ रहा है कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, स्टेटमेंट थर्ड इज इनकरेक्ट। स्टेटमेंट थर्ड जो है मेरे प्यारे बच्चों वो क्या है, इनकरेक्ट है। इसे पीपी साइकिल भी नाम देते हैं, प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल भी नाम देते हैं, कहीं कहीं इसको डायरेक्ट पीपी साइकिल भी लिख देते हैं। तो इन पीपी साइकिल हाइड्रोजन न्यूक्लियाई, प्रोटॉन्स। हो सकता है कि स्मार्ट बोर्ड थोड़ा सा लास्ट क्वेश्चन पे साथ नहीं दे रहा है, तो आप समझ लीजिएगा, कहीं स्पेलिंग इधर उधर हो रही है तो। फ्यूज टू फॉर्म, अब देखो प्रोटॉन प्रोटॉन मिलके क्या बना रहे हैं, हीलियम बना रहे हैं। तो जब वो हीलियम बना रहे हैं यानी कौन सा प्रोसेस है ये, फ्यूजन। ये प्रोसेस कौन सा है सर, फ्यूजन है। तो फिर सर फिजन होने का कोई सवाल पैदा नहीं होता। चलिए आगे बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। द रेशियो ऑफ वेवलेंथ ऑफ लास्ट लाइन ऑफ बॉमर सीरीज, द वेवलेंथ ऑफ लास्ट लाइन ऑफ बॉमर सीरीज, लास्ट लाइन ऑफ बॉमर सीरीज की बात हो रही है, तो हमें पता है कि n1 इक्वल टू 2 हो जाएगा और n2 लास्ट लाइन की बात कर रहा है यानी इनफाइनाइट हो गया। अब सिर्फ वैल्यू रखनी है 1 अपान लैम्डा, बॉमर सीरीज के लिमिट की बात हो रही है, सीरीज लिमिट की। तो यहाँ पे हो जाएगा r 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/इन्फिनिटी। अब इन्फिनिटी का स्क्वायर लिखो ना लिखो कोई मतलब नहीं है, लिख दे रहा हूँ, आपकी आत्मा दुखी ना हो। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। तो यहाँ से आ जाएगा r इंटू 1/4 यानी r/4। ये वैल्यू आई। यहाँ से अगर अपने को लिखना हुआ तो लैम्डा बॉमर सीरीज का ये आ जाएगा 4/r। ये बड़ा प्यारा चीज है। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। द वेवलेंथ ऑफ लास्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, the wavelength of last line of Lyman series। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। अब फिर वही फार्मूला रखेंगे, n1 इक्वल टू हम कितना रख देंगे, 1 रखेंगे, n2 कितना रखेंगे, इनफाइनाइट रखेंगे। अब सिंपल सा केस बच रहा है हमारे पास, 1 अपान लैम्डा लाइमन का ये बराबर हो जाएगा r 1 अपान 1 का स्क्वायर माइनस 1 अपान इन्फिनिटी का स्क्वायर। ये कितना आ गया, r। यहाँ से आ गया लैम्डा l इक्वल टू 1/। अब अपने को निकालना क्या है, रेशियो किसका, बॉमर अपान लाइमन का। तो 1 अपान लैम्डा b अपान लैम्डा l, लैम्डा b हो जाएगा 4/r अपान 1/r, r से r कैंसिल हो गया, ये आ गया 4। तो मेरे प्यारे बच्चों कौन सा ऑप्शन, दूसरा। तो ये यही समाप्त होता है मेरे प्यारे बच्चों। और आज का पेपर बहुत इजी था, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बहुत ज़्यादा आपको दिक्कत होगी डिस्कशन में।